प्रोबेबिलिटी फंक्शन और एनर्जी लेवल के बीच में एक प्लॉट बनाया था एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो T इक्वल टू 0 केल्विन्स पे, वो डिग्री वाला जो है पॉइंट, दैट इज करेक्ट। केल्विन के साथ डिग्री यूज नहीं करते हैं। तो अब नाउ वी विल यूज डिग्री, सॉरी केल्विन ओनली इंस्टेड ऑफ डिग्री केल्विन। तो 0 केल्विन्स पे, मतलब एब्सोल्यूट 0 पे जो प्लॉट है वो सब लोगों को क्लियर हो चुका था कि when E is less than E, so probability of finding of electron will be 1, and when E is greater than E, probability will be 0 at 0 kelvins। पर उसके बाद हम लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज किया था, सम T1 टेम्परेचर दैट इज अबव 0। उस पॉइंट पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, प्लॉट क्लियर नहीं था, तो मैंने कल जो है कुछ डेटा दिया था आप लोगों को। कितने लोगों को जिनको समझ में नहीं आया तो उन लोगों ने चेक किया ये डेटा के साथ? अभी प्लॉट कितने लोगों को क्लियर है ये बताओ पहले मुझे। सर मुझे समझ आ गया था बट मैंने चेक किया था। हाँ, मतलब काफी लोगों को समझ में आ चुका था। स्टिल जिनको समझ में आ गया है, मतलब क्लियरली वो प्लॉट जो वेरिएशन है वो बताओ समझ में आया है कि नहीं आया है। अभी भी जिन लोगों को नहीं समझ में आया है तो मैं फिर से डिस्कस करूंगा। हाँ, कुछ जो है और दूसरे तरीके से मैं भी जो है क्लियर हो जाए। पहले ये बताओ कितने लोगों को क्लियर नहीं हो प्लॉट। हाँ बताओ सर। जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे ना, हाँ, तो जब हमने डिफरेंस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया था, हाँ मींस पॉजिटिव केस वाला पॉजिटिव में, तो सर ओके हाँ सर, तो उसमें Fe की वैल्यू हमको मिली थी 4.44 × 10⁻51। एक मिनट मैंने EF 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया था, तो तुमने E = 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे चेक किया होगा, है ना? नो सर, आपने डिफरेंस दिया था ना। नहीं, मैंने तुमको बोला था E को 0 से 5 और 5 से 10 तक वेरी करना है। तो तुमने पॉजिटिव पोर्शन वाला डेटा बताया मुझे या नेगेटिव वाला? डिफरेंस 1 जो पॉजिटिव के लिए है, पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए, तो वहां पे E = 6 इलेक्ट्रॉन। सर उन दोनों के बीच का मैंने डिफरेंस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया। ठीक है। तो सर उस पे मुझे Fe की वैल्यू मिली थी 4.44 × 10⁻51। नहीं, तुमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट जो है 23 से मल्टीप्लाई नहीं किया होगा। सर किया था, ये मतलब एक मिनट हाँ देखो, एक मिनट में करके दिखता हूँ ना। तुमने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए किया है ना? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और KT थर्मल वोल्टेज Q हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ पे तुमने जो है 23 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लिया ना? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट जो है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई होगा। इलेक्ट्रॉन से क्या चार्ज क्या किया था, डिवाइड किया था, KT/Q किया था। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब तुमने लिया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस, ठीक है? तो दैट इज 1 × 1.6 × 10⁻19। यस सर, एग्जैक्टली ये किया था। ओके, एंड KT इज 10⁻23 was 10⁻+23, नीचे हो गया 1.6 × टेम्परेचर तुमने लिया हुआ है। टेम्परेचर मैंने बोला था क्या, 100, ठीक है? तो दिस बिकम 10⁻4 × 1.6 ओवर 1600, 160 सॉरी। तो 10⁻4 कर दो 3 × 16, टेम्परेचर मैंने 100 दिया हुआ है, 1.38 है ये तुम्हारा, ठीक है? ये डेटा कैलकुलेट करके बताओ ये कितना आएगा। 10⁻4 × 1.6 टू दी पावर वो 115.94 हो जाएगा। तो पॉजिटिव आएगा ना बेटा? अच्छा तुमने, ठीक है, ऊपर जाने के बाद ये कितना हो गया, नेगेटिव में आ रहा, मतलब वो बहुत कम वैल्यू आ रही होगी, है ना? कितनी वैल्यू मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ी, 4.44 × 10⁻51। ठीक है, तो तुम्हारा 0 से थोड़ा आगे, ठीक है? तो ये प्लॉट जो है, प्लॉट राइट शिफ्ट होगा, मतलब इसका एनालिसिस ये है कि प्लॉट विल शिफ्ट टुवर्ड राइट। हाँ सर, यस सर। हाँ, तो यही ट्रेंड तो हमारे प्लॉट का है सर। लेकिन एक चीज, केवल इकलौती यही वैल्यू आई है, इसके बाद मैंने कोई भी वैल्यू रखी तो कैल्सी उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहा था। अब वो मैंने अब देखना होगा एक्चुअली, क्या कहते हैं, डेटा मैंने सर मैथ एरर आ रहा। हाँ, मैथ एरर इसलिए आ रहा, ये वैल्यू बहुत बड़ी होगी एक्सपोनेंट की, तो वो जो है मे भी इस कारण से, क्योंकि डेटा प्रैक्टिकल नहीं है।
है ना, यस सर, इसी में प्रैक्टिकल बस डेटा। आपके थी और हाँ, अभी मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से ट्राई करता हूँ डेटा के कहाँ, कितने लोगों को ये सर बताओ आप क्लियर नहीं है? डिफरेंस थोड़ा अलग दीजिएगा तो थोड़ा अच्छी वैल्यू नहीं, बिना न्यूमेरिकल डेटा के हम लोग ट्राई करेंगे। कितने लोगों को पहले ये बताओ समझ में नहीं आया? इधर चैट बॉक्स में बोलो या फिर मुझे म्यूट से हटा के बताओ। बताओ भाई बाकी लोग। ऐसे वाली मैंने मत बनो, ऐसे बनो, बोलोगे तो पता लगेगा नहीं आया। हाँ, और बताओ बाकी लोग। मुझे भी समझ में नहीं आया। हाँ, नहीं आया, ठीक है। और एक काम करो, चैट बॉक्स में लिखो नहीं आया, ठीक है। बाकी लोग ठीक है, ठीक है। मैं स्विच कर रहा हूँ कैमरा, है ना। स्क्रीन में प्रॉब्लम हो या और भी कुछ हो तो बताना। ओके, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। बहुत सारे लोगों को दिक्कत है। ठीक है, अभी मैं एक जनरल एनालिसिस तुम लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है 1/1 प्लस e पावर x। दिख रहा है ना सब लोगों को? 1/1 प्लस e पावर x। सपोज दिस इज f(x), सम f(x) ये है 1/1 प्लस e पावर x। मुझे ये बताओ, अगर x बढ़ाओगे, इफ यू आर इंक्रीजिंग x, तो इससे e पावर x क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, e पावर x विल इंक्रीज। ठीक, फिर डिनोमिनेटर इज 1 प्लस e पावर x। डिनोमिनेटर, दिस इंप्लाइज डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा। यस सर। इसका मतलब f ऑफ x डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। ये सब लोगों को क्लियर है? अगर इस टाइप का Yes, फंक्शन है जिसमें अगर x इंक्रीज होता है, एक्सपोनेंट की पावर इंक्रीज होती है, पॉजिटिव पावर है, ठीक है, तो टोटल एक्सपोनेंट इंक्रीज होगा। टोटल एक्सपोनेंट इंक्रीज होगा, दैट मींस जो भी सम लिखा हुआ डिनोमिनेटर में, दैट विल इंक्रीज, बिकॉज डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो 1 अपॉन डिनोमिनेटर विल डिक्रीज, सो f ऑफ x विल डिक्रीज। ये कम होगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा जो है एनालॉजी यूज करते हैं हमारे फंक्शन की। हमारा फंक्शन क्या लिखा हुआ है? 1/1 प्लस e पावर e माइनस ef ओवर kt, ठीक है। तो पहली चीज, एक मिनट रुको जरा, दो मिनट वेट करो जरा। हाँ, ठीक है, क्लियर आवाज आ रही है?
रही है आप लोगों को? बताओ मुझे। यस सर। ओके यस सर। ओके, तो ये एनालॉजी मैंने बताया है कि एक हमने फंक्शन कंसीडर किया है, लेट्स से फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स दैट इज 1/1 प्लस ई पावर एक्स। यहाँ पे एक्स के वेरिएशन से मैंने फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू बताई है कि एफ एक्स में अगर एक्स इंक्रीज होता है तो टोटल फंक्शन विल डिक्रीज। ठीक है, सेम फंक्शन हमने एक सिमिलर टाइप का जो हमने लिया हुआ है उससे रिलेटेड एक फंक्शन लेके मैंने जो है एनालॉजी यूज की है। अब देखो यहाँ पे एक्स की जगह क्या लिखा हुआ हमारे पास, एक्स इक्वल टू ई माइनस ई एफ ओवर ए टी। तो हमारे पास यहाँ कितने वेरिएबल हैं और कितने कांस्टेंट हैं? 3 वेरिएबल। पेज पूरा शो नहीं हो रहा, पेज बाकी लोगों को भी शो नहीं हो रहा क्या? कहाँ से क्लियर, कहाँ जिसको क्लियर नहीं हो रहा ये बताओ, कहाँ ऊपर से कट है या नीचे, कहाँ साइड से शो नहीं हो रहा? एज लेफ्ट साइड यहाँ से। अभी क्लियर होगा आई थिंक। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल 2 हैं। ठीक है, 3 नहीं है, 2 हैं। एक ई है जो हम वेरी कर सकते हैं और एक टी है, टेम्परेचर एंड एनर्जी। ई एफ इज फिक्स्ड लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल फिक्स होगा, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट फिक्स होगा। क्लियर है ना? बताओ ये क्लियर है कि यहाँ हमारे पास x की जगह ये लिखा हुआ है और x में e वेरिएबल है और t। इसका मतलब इफ वी वांट टू चेंज x वी कैन चेंज x बाय चेंजिंग ईदर e और t, और दोनों का वेरिएशन किस तरीके का है वो तुमको एक बार देखना होगा। अगर तुम e बढ़ाते हो, ठीक है, और अगर तुम t बढ़ाते हो तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा? इफ यू आर इंक्रीजिंग ई देन व्हाट, एक्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, और टी बढ़ाते हो तो एक्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है, So if we अब ये increase E, X will increase, हाँ, एक and if we मिनट, increase T, then it will decrease. if we increase E then X will increase, if we increase T then X will decrease। ठीक है, but this is conditional, क्योंकि यहाँ पे तो ये डायरेक्टली दिखाई दे रहा है X बढ़ेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा फंक्शन में आता हूँ, समझो एक्चुअली क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगर हम E को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो E की हमारे पास एक्चुअली 2 रेंज हैं। यहाँ देखो, ये E एक है पोर्शन E लेस देन EF वाला, क्लियर है, और एक E ग्रेटर देन EF है। हमारे पास 2 रीजन है। तो इस रीजन की अगर मैं बात करूं, यहाँ E कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। ठीक है, Yes, sir. E विल स्टार्ट 0 ऑनवर्ड्स और इंक्रीज हो रहा है, ये अप साइड है ना, यहाँ 0 से लेके E कहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम? EF। थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो तो पता लगेगा सुनाई दे रहा है या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ हम 0 से E को इंक्रीज कर रहे हैं टिल EF। तो मुझे ये बताओ, अगर तुम E को 0 से EF वाली रेंज पे, मतलब लोअर रीजन पे 0 से EF वाले रेंज पे E को इंक्रीज करोगे तो ये जो पूरा फैक्टर है न्यूमरेटर जो है ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? जीरो से EF तक, if you are increasing E then this numerator will increase or decrease? सर इंक्रीज करेगा। बाकी लोग? यस सर, इंक्रीज करेगा। और बाकी? यस सर, इट विल इंक्रीज। एनालिसिस किसी ने ध्यान नहीं दिया, मैंने क्या बोला है। मैंने रीजन किसकी बात की है? 0 से लेके EF तक। 0 से पुट E इक्वल टू 0, मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूँ, है ना, साइन वाइज नहीं। सर मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा। यस सर, साइन वाइज करेगा। साइन वाइज हाँ, साइन वाइज जो है छोड़ के मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा? मैग्नीट्यूड वाइज डिक्रीज करेगा।
ठीक है, डिक्रीज करेगी। बस ये ध्यान रखना कि ई की रेंज डिपेंडेंट है ये, है ना, या तो तुम उसको मैग्नीट्यूड वाइज समझ के रखो या साइन वाइज, बट ये ध्यान रखना कि 0 से ई एफ तक जब वैल्यू हम बढ़ाते हैं ई की, तो एट ई एफ ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और एट ई इक्वल टू 0 ये डिफरेंस मैक्सिमम होगा, है ना। 0 माइनस ई एफ तुमको मिलेगा फैक्टर ई एफ, माइनस ई एफ मिलेगा, साइन अगर हम छोड़ दें तो ई एफ फैक्टर मिलेगा, डिफरेंस विल बी मैक्सिमम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एनालिसिस तुम लोगों को जो है पहले अपर वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ। ऊपर वाले पोर्शन में सिंपल है, ई एफ के बाद बढ़ रहा है, बियॉन्ड ई एफ तो ये डिफरेंस सीधे सीधे इंक्रीज होगा। अपर पोर्शन में व्हेन ई इक्वल टू ई एफ तो यहाँ पे डिफरेंस 0 हो जाएगा, और ई एफ के बाद ये मैग्नीट्यूड वाइज हमेशा बढ़ेगा। तो अपर हाफ के लिए यानी कि ये when E is, ये वाली कंडीशन जो मैंने लिखी हुई है, this is for E greater than EF, this is for E greater than EF, when you are increasing E and when you are increasing T, then अगर तुम E बढ़ाते हो तो X बढ़ेगा, और T बढ़ाते हो तो X डिक्रीज होगा। क्लियर है? अगर तुम E बढ़ाते हो तो X इंक्रीज होगा, और अगर तुम T बढ़ाते हो तो X डिक्रीज होगा। अब क्योंकि ये टोटल फैक्टर जो है x e बढ़ाने पे बढ़ रहा है, तो ये e पावर x भी बढ़ेगा, मतलब फंक्शन ऑफ x डिक्रीज होगा। देखो यहाँ पे अगर तुम e बढ़ाते हो तो x बढ़ रहा है, और x का हमने एनालिसिस कर लिया है कि x अगर बढ़ेगा तो f ऑफ x विल डिक्रीज, तो मतलब ये टोटल फैक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। Yes, sir. और टेम्परेचर बढ़ाने से भी टेम्परेचर बढ़ाने से x डिक्रीज होगा। अगर x डिक्रीज होगा तो ये टोटल फैक्टर Increase होगा। हाँ, यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, x बढ़ने पर अगर fx रिड्यूस हो रहा है तो x रिड्यूस होने पे सिंपलाइज f ऑफ x विल इंक्रीज। तो मैं तुमसे अपर हाफ पोर्शन, अभी मैं ये वाला छोड़ जाओ, भूल जाओ कंडीशन, अभी दूसरा वाला, अभी मैं ऊपर वाले पोर्शन जो प्लॉट हमने बनाया है उसमें हम ई एफ के ऊपर वाले प्लॉट की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, अपर हाफ ई ग्रेटर देन ई एफ पे, तो ई ग्रेटर देन ई एफ पे व्हेन यू आर इंक्रीजिंग ई एक्स विल इंक्रीज, हेंस एफ एक्स, और इफ यू आर इंक्रीजिंग टी एक्स विल डिक्रीज, हेंस एफ एक्स विल इंक्रीज। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, ये एनालिसिस हम यहाँ पे देखते हैं। हमने t इक्वल टू 0 वाला प्लॉट ही बनाया हुआ है, ये कहाँ पे है, एफ ई के 0 वैल्यू पे, ये 0 है, एफ इक्वल टू 0 पे। अब तुम अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो, ये दूसरे टेम्परेचर के लिए बढ़ा हुआ है, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो x रिड्यूस होगा और f ऑफ x इंक्रीज होगा। ये एनालिसिस हमने किया है, तो यहाँ पे f ऑफ x की जगह f ऑफ e लिखा हुआ है, तो f ऑफ e इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इसलिए जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो ये प्लॉट राइट शिफ्ट होना चाहिए, जो कि राइट शिफ्ट हो रहा है, पहला एनालिसिस। ठीक है, तो ये राइट शिफ्ट तो होना चाहिए। अभी ट्रेंड ऐसा क्यों मिल रहा है, ये ट्रेंड क्योंकि पहले हमारे पास स्ट्रेट लाइन थी, अभी ट्रेंड चेंज हो गया है स्लाइटली। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि एनर्जी की भी लाइन है ये, यहाँ पे ई भी चेंज हो रहा है। ई का एनालिसिस क्या है, अगर हम डाउनवर्ड आते हैं प्लॉट में ई एफ तक, तो ई रिड्यूस कर रहा है, ई रिड्यूस हो रहा है, और अगर ई रिड्यूस होगा, ई डिक्रीज होगा तो एक्स, हाँ, एफ ऑफ पी विल इंक्रीज, इसलिए एफ ऑफ पी इंक्रीज हो रहा है इस पॉइंट पे। ये बताओ ये अपर हाफ पोर्शन कितने लोगों को क्लियर है? ये वेरिएशन ई के कारण है, क्योंकि हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ई की कुछ और वैल्यू है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो जैसे जैसे ई डिक्रीज होगा ये तेजी से इंक्रीज करने लगेगा। एफ ऑफ पी इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ये प्लॉट राइट शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ पी ज्यादा है। अपर हाफ पोर्शन कितने लोगों को क्लियर है? Yes, sir. अभी किसको डाउट है ऊपर वाले कर्व में कि ई का वेरिएशन जो है और टी का वेरिएशन, इससे प्लॉट का नेचर कैसे चेंज होगा? सब लोगों को क्लियर है क्या? टेम्परेचर बढ़ाने से, समझो आप, टेम्परेचर बढ़ाने से फंक्शन ऑफ ई जो होगा वो इंक्रीज होगा, क्लियर है, और एनर्जी बढ़ाने से फंक्शन ऑफ ई डिक्रीज होगा। लोअर हाफ पोर्शन पे, ये लोअर हाफ पोर्शन में भी इसी तरीके से हम नीचे जाएंगे। ठीक है, इस रीजन में क्या हो रहा है, इस रीजन में ई डिक्रीज कर रहा है ई एफ से 0 तक, और टेम्परेचर हमने
टेम्परेचर का एनालिसिस हमने एक फिक्स पॉइंट के लिए दिया हुआ है कि टेम्परेचर जो है इंक्रीज है पहले वाले केस से। तो यहाँ पे देखो अब दूसरा केस है जहाँ पे ई तुम्हारा EF से नीचे है, व्हेन E इज लेस देन EF। तो फंक्शन का नेचर क्या हो जाएगा? फंक्शन का नेचर हो जाएगा इस टाइप का 1/1 प्लस E पावर माइनस x टाइप। क्लियर है? ये कितने Yes, लोगों को sir. क्लियर है? हाँ, अब देखो मैंने साइन पहले से कंसीडर कर लिया है, अब सिर्फ डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर तुम E को डिक्रीज करते हो, कहाँ से? EF से डिक्रीज होगा, EF के ऊपर नहीं हो सकता। अगर तुम E को डिक्रीज करते हो तो जो ये x की वैल्यू है, दिस x, ये क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। Yes. बाकी लोग भी बताओ। सर you are- मैग्नीट्यूड वाइज हाँ, मैग्नीट्यूड वाइज, साइन तो मैंने अलग से लिख दिया है। मैग्नीट्यूड वाइज x विल इंक्रीज, क्योंकि E इक्वल टू EF पे डिफरेंस 0 होगा, ये लिखा हुआ देखो, E इक्वल टू EF पे 0 होगा और E इक्वल टू 0 पे EF होगा। साइन मैंने पहले से कंसीडर कर लिया है। ब्लर है, वीडियो ब्लर है अभी। सर क्लियर है। तो E अगर तुम डिक्रीज करते हो तो x इंक्रीज होगा। इस टोटल फैक्टर में मुझे ये बताओ, अगर x इंक्रीज करते हो, अगर x इंक्रीज करते हो तो E पावर माइनस x डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा, E पावर माइनस x विल डिक्रीज। तो पूरा f ऑफ x इंक्रीज होगा। इंक्रीज। इंक्रीज होगा। ये कितने लोगों को क्लियर है? Yes. सर When you are ये case 2, when E is less than EF, when E is less than EF, then function can be considered as f of x equal to 1/1 plus E power minus x. When you are decreasing E, जब हम E को डिक्रीज करते हैं तो जो x है वो इंक्रीज होगा, x इंक्रीज होगा, इसलिए E पावर माइनस x डिक्रीज होगा, hence f of x जो है वो इंक्रीज होगा। अब टेम्परेचर की बात करता हूँ मैं, T। If you are increasing temperature, तो x क्या होगा? मैग्नीट्यूड वाइज डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा, यस। x will decrease, इसलिए e पावर माइनस x इंक्रीज। इंक्रीज। इंक्रीज, e पावर माइनस x इंक्रीज, इसीलिए f of x डिक्रीज। 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 अब मुझे बताओ, ये दोनों एनालिसिस जिन लोगों को क्लियर नहीं है वो लोग बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों। अगर ये दोनों क्लियर हैं तो प्लॉट अभी पता लग जाएगा कि कैसे बनने वाला है। ये दोनों में से कोई भी एक डाउट है कि सर ये ट्रेंड समझ में नहीं आया, कि मैंने फंक्शन नया ही कंसीडर कर लिया, इसलिए क्योंकि साइन के साथ बताने में थोड़ा सा कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने एक केस ही, जो केस है तुम्हारा E लेस देन EF, वहाँ पे हमेशा पावर नेगेटिव होगी, इसको कंसीडर कर लिया और सिर्फ x की बात कर रहा हूँ मैं, x का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू E एंड विद रिस्पेक्ट टू T। सब लोगों को क्लियर है? जिनको क्लियर नहीं है चैट बॉक्स में लिखो, नहीं है तो। सर E पावर माइनस x का एक बार बता दीजिए फिर से एनालिसिस। E पावर माइनस x क्यों लिया है? पहली बात ये E पावर माइनस x, हाँ सर X x के लिए। E पावर माइनस x कैसे वेरी हो रहा है? x से E पावर माइनस x कैसे वेरी हो रहा है? जैसे आप उसमें मैग्नीट्यूड लेके चलने की, उसमें साइन भी लेके चल रहे, थोड़ा उसमें क्लियर कर दीजिए हाँ एक बार। E देखो, पावर माइनस x। हाँ E पावर माइनस x पहली बात हमने इसलिए लिया हुआ है कि ये जो केस है, व्हेन वी आर गोइंग एनर्जी लेवल बिलो फर्मी एनर्जी लेवल, जब हम एनर्जी लेवल, उन एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं जो फर्मी के नीचे है, तो ये x की वैल्यू EF से कम, सॉरी x में जो E की वैल्यू है वो EF के नीचे होंगी सारी वैल्यूज। ये लिखा हुआ केस E लेस देन EF, मतलब E विल बी बिलो EF। तो x जो फैक्टर है उसके सामने हमेशा ये वाला जो न्यूमरेटर है, दिस विल गिव नेगेटिव साइन, दिस विल गिव नेगेटिव साइन, तो मैंने इस साइन को नेगेटिव लिख दिया। ठीक है, अब मैं सिर्फ इस x के मैग्नीट्यूड, मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि E और EF का जो डिफरेंस है, ये E और जो EF का डिफरेंस है, उससे E का ट्रेंड कैसे चेंज होने वाला है।
ठीक है, व्हेन वी आर इंक्रीजिंग ई एंड व्हेन वी आर इंक्रीजिंग टी, तो ट्रेंड कैसे चेंज होगा। अब देखो यहाँ पे कि हमने साइन कंसीडर कर लिया है, ई अगर हम रिड्यूस करते हैं, ई अगर हम रिड्यूस करते हैं, इस ई इज रिड्यूसिंग, ये ई कम होगा, तो ये टोटल डिफरेंस क्या होगा, ई कहाँ से रिड्यूस हो रहा है, ई एफ से लेके 0 तक। तो अगर तुम ई को रिड्यूस करना स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट पॉइंट होगा ई इक्वल टू ई एफ, तो ये डिफरेंस कितना होगा उस समय, 0 बताओ, 0। 0 फिर ई इक्वल टू 0 पे मिनिमम वैल्यू, ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, सर माइनस ई है, मतलब ये माइनस ई एफ होगा, माइनस हमने पहले से ले लिया, मतलब मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम डिफरेंस होगा। तो ई को जब तुम रिड्यूस करते हो तो एक्स विल इंक्रीज, जी जी एक्स इंक्रीज होगा, ई पावर माइनस एक्स डिक्रीज होगा। सर, ये ई पावर माइनस एक्स डिक्रीज कैसे होगा, आपने इसका साइन लिया क्या साथ में, ले लिया ना बेटा साइन, ऐसा समझो कि एक्स को हमने इंक्रीज किया है, ये एक्स इंक्रीज हो रहा है, यहाँ तक तो क्लियर है ना, एक्स इंक्रीज हो रहा है, जी जी तो ई पावर माइनस एक्स क्या होगा, क्योंकि ये ई में जो फैक्टर है एक्स, ये साइन मैंने पहले से लिया हुआ है, अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है तो दिस टोटल फैक्टर विल डिक्रीज, यही लिखा हुआ है, एक साथ लिख दिया मैंने, ई पावर माइनस एक्स विल डिक्रीज, हेंस एफ एक्स विल डिक्रीज। अभी भी कुछ डाउट है, क्लियर है सर, क्लियर है ना। जी जी ऐसे ही हमने टेम्परेचर के साथ वेरिएशन लिख दिया है, डायरेक्टली मैंने वैल्यू लिख दी है यहाँ ई पावर माइनस एक्स, चाहो तो तुम सीधे एक्स से भी कंक्लूजन लिख सकते हो, व्हेन एक्स इज इंक्रीजिंग एफ एक्स विल इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे एक्स का वेरिएशन देखना हम टोटल फैक्टर में हमको। आप बताओ बाकी लोगों को भी क्लियर है कि नहीं, ये दो चीजें, तो मैं Yes, प्लॉट sir. बताऊं तुमको, ठीक है। प्लॉट में देखो, यही रिफ्लेक्शन प्लॉट में होना चाहिए कि अगर हम ई रिड्यूस कर रहे हैं ई एफ से, तो तुम्हारा फंक्शन ऑफ एक्स जो है इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये कहाँ शिफ्ट होना चाहिए, 1 के साइड में। ई अगर हम रिड्यूस कर रहे हैं तो हमारी जो फंक्शन है वो शिफ्ट कहाँ होना चाहिए, टुवर्ड्स राइट, ठीक है। तो देखो ये वाला प्लॉट, यहाँ पे ई ई एफ है, तो ये लेफ्ट, ये सेंटर में है, जैसे जैसे तुम ई बढ़ाते जाते हो, ये पॉइंट, ये ई का फर्दर पॉइंट है, दीज आर डिफरेंट पॉइंट ऑफ ई। जब हम ई रिड्यूस करते हैं, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट, ये मैं और इसमें सेक्शनिंग कर देता हूँ, ठीक है। देखो इस पॉइंट पे ई एफ रिड्यूस होना स्टार्ट हो रहा है, ये डाउनवर्ड जा रहे हैं तो रिड्यूस हो रहा है, तो ये प्लॉट कहाँ शिफ्ट हो रहा है, टुवर्ड्स 1, ये 1 है, एफ ऑफ इंक्रीज हो रहा है, और मैक्सिमम कहाँ पे, 0 पे। जैसे ही ई इक्वल टू ई 0 तुमने पुट किया तो ये टोटल वैल्यू 1 हो गई। क्लियर है प्लॉट में ये एनालिसिस। इफ यू आर डिक्रीजिंग ई, तो एफ ऑफ ई, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखा है, वहाँ एफ ऑफ ई होगा, एफ ऑफ ई विल इंक्रीज। तो व्हेन यू आर डिक्रीजिंग ई, दिस एफ ऑफ ई इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग क्यों, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट हाफ है, इसके कोरस्पॉन्डिंग बिटवीन हाफ एंड 1 क्लोज टू हाफ, यहाँ पे इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड 1, शिफ्टिंग टुवर्ड्स 1, शिफ्टिंग एंड मैक्सिमम 1। यस सर। क्लियर है सब लोगों को, क्लियर है तो बताओ। अगला टेम्परेचर का देखें, सेम टेम्परेचर अगर तुम इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो एफ ऑफ पी कम होना चाहिए। तो देखो ये पूरा प्लॉट, पहला वाला प्लॉट हमने बनाया है टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन, 0 केल्विन, सॉरी डिग्री नहीं, 0 केल्विन पे। दूसरा वाला प्लॉट लेफ्ट शिफ्ट हो गया है, लेफ्ट शिफ्ट मतलब कि 1 से लेफ्ट टुवर्ड्स 0 जा रहा है ये, मतलब वैल्यू पहले अगर यहाँ पे 1 थी हर जगह पे, तो अब इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यू लेस देन 1 है ये सारे पॉइंट्स पे, और यहाँ आके कहीं, ठीक है, यहाँ पे मतलब ओवरलैपिंग यही दिखा दी मैंने, एक्चुअली ये यहाँ पे आके मीट होंगे दोनों प्लॉट, एकदम यहाँ पे मीट नहीं होंगे, थोड़ा सा तो जैसे यहाँ प्रॉपर बना हुआ है एज पे लास्ट में, यहाँ भी यहाँ कहीं आके मीट होंगे। तो क्या हो रहा है, यहाँ टेम्परेचर ये T0 के कोरस्पॉन्डिंग है, 0 केल्विन के, और ये सम टेम्परेचर T1 के। तो देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कि T इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1 है हर जगह, एट एवरी ई बिलो ई एफ, हर ई की वैल्यू जो ई एफ के नीचे है, यहाँ पे फर्मी एनर्जी एफ ई 1 है, एफ ई 1 है, फंक्शन एफ ई इज 1।
पर जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये प्लॉट जो है शिफ्ट हो गया लेफ्ट में। ये प्लॉट लेफ्ट में क्यों शिफ्ट हुआ? क्योंकि Fe डिक्रीज कर जाता है जैसे ही हम टेम्परेचर राइज करते हैं। किस कंडीशन में? EF के नीचे अगर एनर्जी लेवल है। ये भी क्लियर है? Yes, sir. तो टोटल कंक्लूजन क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से अब जो अपर हाफ पोर्शन है उसका प्लॉट राइट शिफ्ट होता है और लोअर हाफ का पोर्शन लेफ्ट शिफ्ट, टेम्परेचर बढ़ाने से। यही होगा ना कंक्लूजन? Yes, sir. और एनर्जी बढ़ाने से Towards the right. सॉरी एनर्जी डिक्रीज करने से, अपर हाफ पोर्शन में एनर्जी डिक्रीज करने से टुवर्ड्स राइट। और यहाँ पे भी अगर एनर्जी तुम जो है डिक्रीज कर रहे हो तो टुवर्ड्स लेफ्ट। तो एक टेम्परेचर T2 पे मुझे प्लॉट बताओ, T2 पे ये प्लॉट कैसे बनेगा? So the upper half will shift towards the right and the lower half will shift towards the left. Yes, I said right only, na? Or lower half also. Yes, sir. That will shift toward left, not right. This will shift toward right and this will shift toward left. Yes, sir. तो एक और टेम्परेचर पे जो प्लॉट बनेगा, इट विल बी लाइक स्मूथ जो है प्लॉट बनना चाहिए, इस टाइप का होगा। Yes, sir. ठीक है, थोड़ा और स्मूथ बनेगा, स्ट्रेट लाइन जैसे दिखाई नहीं देगा। फ्री हैंड से प्रॉपर्ली बनाओगे पॉइंट्स के साथ, तो इसी वेरिएशन का थोड़ा सा इस एक्सेस अगर बड़ा होता तो और प्रॉपर दिखाई देता। या हम एक टेम्परेचर और कंसीडर कर सकते हैं इस तरीके का कि एक टेम्परेचर ये इन बिटवीन है, ये ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इन 3 पॉइंट्स में ये 3 प्लॉट बने हुए हैं, फर्स्ट वन, सेंटर वन इज सेकेंड और ये थर्ड। टेम्परेचर सबसे ज्यादा किस में होगा? 1, 2 और 3? 3 Sir, on 3. 3 में। और मिनिमम 1. 1 में। सबको क्लियर है ना अभी प्लॉट? Yes, sir. ठीक है, तो हमने क्या कहते हैं फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का प्लॉट जो है समझ लिया है। अभी हम डेरिवेशन में आगे बढ़ सकते हैं। हमारा टॉपिक क्या है एक्चुअली? वी आर कैलकुलेटिंग कंसंट्रेशन, कैरियर कंसंट्रेशन एक्चुअली। और स्पेसिफिक बात करें तो कौन से कंसंट्रेशन फाइंड कर रहे हैं? कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? सर एक बार Conduction- एनालिसिस एक बार दिखा दीजिए, लिख ले। लिखना है? मैं दिखा दूं क्या वो पेज, या इसी पेज को लिखना है? सर पीछे वाला पेज। अच्छा, ये है ना? जी सर। डन सर। ओके, ठीक है। तो वी हैव कैलकुलेटेड या वी हैव एनालाइज्ड द प्लॉट ऑफ फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और ये प्लॉट हमने या ये फंक्शन हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया है? कोई बता सकता है व्हाई वी इंट्रोड्यूस फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एफ ऑफ ई? क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो तुम्हारा कंसंट्रेशन है कैरियर्स का, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको बताता है। ठीक है, तो अगर हमको टोटल कंसंट्रेशन फाइंड करना है कैरियर्स के इलेक्ट्रॉन के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, तो हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए। एक, नंबर ऑफ फ्री स्टेट्स, नंबर ऑफ फ्री स्टेट, और दूसरा प्रोबेबिलिटी of state being occupied by an electron। ठीक है, 2 चीजें चाहिए। तो मैंने ये प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट बीइंग ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन ये बता दिया तुम लोगों को यूजिंग फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ फ्री स्टेट्स
इन कंडक्शन बैंड। तो फ्री स्टेट्स की वैल्यू डायरेक्टली मैं तुमको बता रहा हूँ क्या होती है। फ्री स्टेट्स को हम डिनोट करते हैं GC ऑफ V से, ठीक है, नंबर ऑफ फ्री स्टेट्स। इसकी वैल्यू मैं तुमको डायरेक्टली लिख के बता रहा हूँ। ये वैल्यू है √/2 mn n suffix n star upon h bar square whole power 3/2, ठीक है, इंटू E माइनस EC पावर हाफ। देखो दिखाई दे रहा है फंक्शन GC of V इक्वल टू √/2 इन ब्रैकेट mn स्टार, ये क्या क्या है अभी बताता हूँ मैं, ठीक है, अपॉन h बार होल पावर h बार स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू, ये इंटू है, E माइनस EC पावर हाफ, जहाँ पे mn स्टार है इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ME भी लिखा जाता है कभी कभी, ठीक है, N टाइप P टाइप ऐसे भी लिख सकते हैं, या ME और MH भी लिखा जाता है। mn स्टार इफेक्टिव मास के लिए स्टार, ठीक है, और h बार क्या होता है, h बार की वैल्यू होती है h/2π, जहां h प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, h प्लैंक कांस्टेंट है, इसका स्क्वायर लगाया हुआ है, होल पावर 3/2, E इज गिवन एनर्जी लेवल, EC इज बॉटम मोस्ट एज ऑफ कंडक्शन बैंड, पावर 1/2। ये इक्वेशन वैलिड कहाँ पे होगी, कोई बता सकता है मुझे, इसकी वैलिडिटी कहाँ तक होगी? सर mn क्या है, एक बार फिर से बता दीजिए। mn स्टार इज इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ME भी लिखा जाता है उसको, ME, M सफिक्स E। अब मुझे ये बताओ इस इक्वेशन की वैलिडिटी की कोई कंडीशन होगी क्या? E माइनस EC का पावर हाफ, EC की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। हाँ ये दिख रहा है, देखो ये हाफ का मतलब ये स्क्वायर रूट है, अगर तुमने स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू ली तो दैट विल बी इमेजिनरी नहीं Yes, होगा। sir. तो दिस इज वैलिड ओनली फॉर E ग्रेटर देन EC, उन्हीं एनर्जी लेवल में जो कंडक्शन बैंड के ऊपर है। मतलब ये इक्वेशन जो है, ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स किसकी है, कंडक्शन बैंड की है, ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कंडक्शन बैंड की है। क्लियर है सर तो लेकिन अब- mn तो मूविंग मास नहीं होगा ना, स्टैटिक मास होगा ना इलेक्ट्रॉन का। हाँ स्टैटिक मास है, इफेक्टिव मास है। आप लोगों ने इफेक्टिव मास से पहले पढ़ा होगा ना बेटा? यस सर। हाँ, तो अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे mn स्टार कांस्टेंट, यहाँ वेरिएबल क्या क्या है, कोई बता सकता है? mn स्टार कांस्टेंट होगा E और C ओनली, नॉट EC। EC भी फिक्स्ड है बेटा, EC एक लेवल है जो पहले से फिक्स होगा, वो चेंज नहीं हो सकता। एक बार सेमीकंडक्टर डिसाइड किया तुमने, दैट इज फिक्स्ड फॉर गिवन सेमीकंडक्टर। तो E बस Okay, वेरी हो sir. सकता है। तो इसका प्लॉट कैसे बनेगा, कोई बता सकता है? E इसका प्लॉट कैसे बनेगा? इसके बाद क्लास है क्या तुम लोगों की? आज क्लास है क्या दूसरी? और नो सर, अभी कोई अपडेट नहीं मिली, अभी कोई नहीं। सर कुछ कंफर्म नहीं है सर। ठीक है, मतलब मैं भी एक्सटेंड हो थोड़ा सा टाइम, क्योंकि अभी तो 11:43 हो गया है, अभी डेरिवेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है। मुझे आप देखो, मैं प्लॉट तुमसे पूछ रहा हूँ, यू हैव टू मेक अ प्लॉट बिटवीन GCV एंड E। सॉरी, प्लॉट का एक्सेस मैंने जो है गलत ले लिया, इसको ले लो आप E, क्योंकि दोनों प्लॉट में सेम एक्सेस होने चाहिए। हमने वहां पे भी E ऊपर लिया है ना, GCV। E वर्टिकल है और GC और V हॉरिजॉन्टल है, या X में GCV है और Y में E है।
ये प्लॉट बताओ कैसे बनेगा। ई कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, फिर एक लेवल आता है बैलेंस बैंड का एच, फिर फर्मी, फिर कंडक्शन बैंड, और फिर कंडक्शन बैंड का टॉप मोस्ट एज, ये होता है। तो सपोज यहाँ कहीं कंडक्शन बैंड की एज है, ईसी है, तो ये प्लॉट कैसे स्टार्ट होगा? देखो ई इक्वल टू ईसी पे टोटल वैल्यू, ई इक्वल टू ईसी पे टोटल वैल्यू क्या होगी? 0 0 0। और जब ई बढ़ाओगे तो पॉजिटिव जैसे वैल्यू। जैसे जैसे ई बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो प्लॉट विल बी लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ऐसे ही बनेगा। ये क्यों? क्योंकि ये जीसीबी के कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट है, राइट शिफ्ट होगा प्लॉट, क्योंकि पावर हाफ है तो ट्रेंड कुछ इस तरीके का बनेगा प्लॉट का। इनिशियली धीरे से बढ़ेगा, फिर तेजी से बढ़ेगा, ऐसे ही होगा प्लॉट। क्लियर है ना प्लॉट? तो हमारे पास जीसीबी का भी प्लॉट है और एफ ऑफ ई का भी प्लॉट है, फर्मी एनर्जी का। अब हम लोगों को कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है नंबर ऑफ फ्री स्टेट्स, मतलब जीसीबी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट बीइंग, तो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एफ ऑफ ई। ये क्लियर है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्रोडक्ट ऑफ कितने फ्री स्टेट्स हैं कंडक्शन बैंड में और उनकी प्रोबेबिलिटी फिल होने की क्या है, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो पहले मैंने तुमको प्रोबेबिलिटी एक्सप्लेन किया, फिर मैंने तुमको फ्री स्टेट्स एक्सप्लेन किया। ये इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन जो फ्री स्टेट्स की डिराइव्ड है, ठीक है, हमने डायरेक्टली इसका यूज किया है। नंबर ऑफ फ्री स्टेट्स कंडक्शन बैंड में जो है उसका प्लॉट भी बना लिया, दोनों का प्लॉट इंडिविजुअली देख लिया, अब दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहां से मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, ठीक है या नहीं है? ठीक, बोलो, रिस्पॉन्स तो करो। सही है सर। ओके। हाँ, तो अब मुझे जो है इन दोनों प्लॉट का मल्टीप्लिकेशन करके बताओ। मैंने 2 प्लॉट बनाए, 2 प्लॉट को मल्टीप्लाई करना है, प्लॉट पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लिकेशन प्लॉट का। और रिजल्टेंट प्लॉट कैसे बनेगा? जल्दी से, जरा 2 मिनट का टाइम है। दोनों प्लॉट तुम लोगों को मैंने बता दिए हैं, दोनों प्लॉट तुम लोगों के सामने हैं। अब एक रिजल्टेंट प्लॉट बनाओ। रिजल्टेंट प्लॉट का मतलब कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन जिसमें हो, ऐसा प्लॉट जिसमें दोनों का प्रोडक्ट हो। बना सकते हैं? ट्राई करो जल्दी से। स्क्रीन शेयर करने बोलूंगा मैं, बाकी लोग भी एक्टिव रहो, बहुत कम लोग हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं। सर हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या लेंगे इसमें? हॉरिजॉन्टल एक्सिस प्रोडक्ट होगा जीसीबी इंटू एफ ऑफ ई, ये, या उसको एन लिख दो। और वर्टिकल एक्सिस ई ले। वर्टिकल दोनों में कॉमन है, ई है, इसलिए मैंने चेंज कर दिया ना वर्टिकल ई, ताकि मल्टीप्लिकेशन आसान हो, नहीं तो तुमको फिर प्लॉट चेंज करना होगा। सभी लोग बनाओ। और तुम लोगों को इसलिए बोला कि साथ में जो है अपना क्या कहते हैं एक नोटबुक रखो। ये प्लॉट में तुमको कैसे दिखा देता हूँ। पहले वाला प्लॉट इधर गया हो, ये दिस इज एफ ऑफ ई वर्सेस ई, दिस इज जीसीबी वर्सेस, दिस इज जीसीबी वर्सेस ई। दोनों प्लॉट को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इस प्लॉट को और इस प्लॉट को मल्टीप्लिकेशन जनरली ऐसे करना आसान होता है, ध्यान रखना। कभी भी 2 प्लॉट को मल्टीप्लाई करना है तो उनको एक ही पेज में एक के नीचे एक बनाओ, सेम एक्सिस लो, ठीक है। मतलब एक्सिस अगर कॉमन है, जैसे अगर 2 चीजें हैं तो उन पैरामीटर को सेम एक्सिस में लो,
और पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे EC ये लिखा हुआ है, दिस इज EF इस प्लॉट में, इसके ऊपर EC कहीं होगा, ठीक है, कहीं EC होगा, देन ऊपर जाओगे तो इन्फिनिट। प्लॉट का नेचर क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है। सिर्फ EC से लेके प्लॉट बनाना, नीचे नहीं बनाना है। ये प्लॉट पूरा बना हुआ है EF के नीचे भी, और EF के ऊपर यहाँ कहीं EC होगा, ध्यान रखना, यहाँ कहीं EC होगा EF के ऊपर, नीचे कहीं EB होगा सिमेट्रिक उस प्लॉट में, जो मैंने मेंशन नहीं किया, बट थ्योरी तुमने जो पढ़ी हुई है उससे तुमको पता होना चाहिए EC विल बी अबव EF एंड EB विल बी बिलो EF, ठीक है। अब मैं क्या कहते हैं तुमसे पूछूंगा, स्क्रीन मुझे दिखा के जो है आंसर बताओ जरा सभी लोग। सनित सिंह म्यूट से हटाओ। सनित सिंह सुनाई दे रहा है? जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ मैं पूछना तो लोग मीटिंग छोड़ के भागते हैं, तो किस चीज का डर है? सनित सिंह सुनाई दे रहा है कि नहीं? स्वाति, स्वाति बना प्लॉट बना कि नहीं बना? दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो। हाँ, वीडियो फीड ऑन करके कैमरा को वो कर लो, बैक कैमरा ऑन करो। बैक कैमरा ऑन करो। कैमरा सेटिंग होगी ना उसमें, स्विच करने का कैमरा। हाँ, डॉट दिखाओ। यहाँ पे मतलब जो इंक्रीज हो रहा है, और फिर बाकी जो प्लॉट है तो मैंने पूरा वही कर दिया। पूरा वही हो जाएगा, ठीक है, फीड ऑफ कर दो। अब नेक्स्ट सार्थक सोनी। सार्थक सोनी सुनाई दे रहा है कि नहीं? इनएक्टिव मोड पे क्यों बैठे होते हैं मुझे समझ में नहीं आता। रिस्पॉन्स तो करो, बना होगा तो बोलो हाँ सर बन गया, नहीं बना है तो नहीं बोलोगे, इतना डर किसका है? हाँ, सार्थक नहीं सुनाई दिया। प्रबल सिंह सर नहीं बना। हाँ, जिसको बोलूंगा वो अपना फीड ऑन करना। प्रवांशु यस सर। दिखाओ। इंटरसेक्शन बनाया तुम सारे लोगों ने, ठीक है, इसको ऑफ करो। रिजल्टेंट बनाना है बेटा मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। निशिता, इसको ऑफ करो। निशिता, निशिता अग्रवाल का और किसी ने भी चालू करके रखा होगा फीड, रिजल्टेंट नहीं बनाया लेकिन, ठीक है, ऑफ कर दो फीड। नवनीत कुमार है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या? वीडियो तो बंद है बेटा अभी। वीडियो मैंने अभी क्या कहते हैं कुछ लिख नहीं रहा एक्चुअली मैं, अभी शायद क्लियर होगी, मेरी स्क्रीन भी ऑन नहीं है।
वॉइस बताओ, बाकी लोगों को वॉइस क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. अभी क्लियर है ना? हाँ, क्लियर है सर। ओके ओके ओके। हाँ, नेक्स्ट सपना देखो। सपना वीडियो फीड ऑन करो, म्यूट से हटाओ पहले और उसके बाद वीडियो फीड ऑन करो। हाँ, नहीं हो रहा क्या? सपना, विकास, विकास, हाँ दिखाओ, बना कि नहीं? सर एक गैस है, बाकी हाँ शायद ठीक है, गलत। अच्छा गलत हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। दिखाओ, एक सर, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, करेक्ट। प्रशांत, बना क्या? हाँ सही नहीं है तो पहले दिखाओगे तो दिख नहीं रहा कुछ। नहीं, तुम्हारी वीडियो क्लियर नहीं है। कैमरा क्लोज करके रखा हुआ है क्या? तुम कुछ दिखाई दे। अच्छा ठीक है, ऑफ कर लो, कुछ दिख नहीं रहा एक्चुअली। और कोई किसी ने बनाया जो खुद से दिखाना चाहता है प्लॉट? म्यूट से हटा के बताओ, और किसी ने जिसने भी बनाया। हाँ सर मैंने ट्राई किया है सर। हाँ दिखाओ, ठीक है, करेक्ट नहीं है लेकिन ठीक है। और कोई किसी ने किया तो पहले म्यूट से हटाओ। अब दिखाओ, वीडियो फिर चालू करो। ओके ठीक। हाँ, और कोई भी है? और किसी ने बनाया है क्या? ठीक है, नहीं बनाया तो एक ही प्लॉट सही बना हुआ है, लास्ट वाला गौरव। ठीक है, करेक्ट बनाया इसने प्लॉट। ऐसे ही प्लॉट बनेगा जैसे गौरव ने दिखाया है। अब यहाँ पे मैं तुमको एक बार बताता हूँ। प्लॉट सिंपल था, इतना डिफिकल्ट नहीं था बनाना, आसानी से बना सकते थे। मैं थोड़ा सा स्क्रीन कर लेता हूँ, है ना। ठीक है, तो तुम्हारे पास दोनों प्लॉट थे एक्चुअली। एक दिखाई दे रहा है ट्रेंड की, अगर मैं बात करूं, ये प्लॉट अगर हम देखें, ईसी के नीचे हर पॉइंट पे क्या है? जीरो, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। क्लियर है? ये ईसी से स्टार्ट होता है, ठीक है, और जैसे जैसे ई बढ़ाते हैं वैसे वैसे ये बढ़ते जाता है। तो ये प्लॉट ईसी से स्टार्ट हो रहा है, इंक्रीजिंग है। और इस प्लॉट की अगर मैं बात करूं तो ये
ईसी से, हम ईसी से ही एनालिसिस देख रहे हैं। ईसी के नीचे एग्जिस्ट तो कर रहा है बट दूसरा वाला एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दूसरा वाला 0 है। दिस इज हैविंग सम वैल्यू एट ईसी और ये धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, जस्ट जैसे ही बढ़ा रहा है इट इज गोइंग टुवर्ड्स 0। तो एक इंक्रीजिंग प्लॉट है और एक डिक्रीजिंग प्लॉट है, दोनों का रिजल्टेंट अगर बढ़ाओगे तो इनिशियली क्या होगा, इंक्रीज होगा प्लॉट, ठीक है, इंक्रीज होकर थोड़ी देर के बाद डिक्रीज हो जाएगा। इस टाइप की कुछ ट्रेंड मिलेगा तुमको, ये मिलना चाहिए था। दिस इज एन वर्सेस ई। क्लियर कितने लोगों को? एक इंक्रीजिंग प्लॉट है ईसी, इसके नीचे कुछ भी क्यों नहीं बनने वाला, इसके नीचे कुछ भी इसलिए नहीं बनने वाला क्योंकि दूसरा वाला प्लॉट हर जगह 0 है, अदर देन बिटवीन ईसी एंड ई, इंक्रीजिंग ई, उसके नीचे हर जगह वो प्लॉट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, 0। तो वहां पे दोनों, हाँ सर मतलब एक्चुअल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके जो निकलेगा प्लॉट। हाँ, एक्चुअल वैल्यू, इसलिए मैंने बोला था तुमको स्टार्टिंग में, पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लिकेशन। प्लॉट्स को अगर कभी भी मल्टीप्लाई करना है तो तुम पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लाई करो, दोनों को वर्टिकली ड्रॉ करो, एक के नीचे एक, और पॉइंट टू पॉइंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस का एक पॉइंट लो और उस पर उसका मैग्नीट्यूड चेक करो दोनों प्लॉट का क्या है, और दोनों को पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लाई करो, मतलब कुछ एक वैल्यू समझ लो कि इस लाइन पे अगर ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो तुमको रिजल्टेंट हमेशा सही मिलेगा। इस टाइप का रिजल्टेंट मिलना चाहिए। ईसी से लेके स्टार्ट होगा ये और इनफिनाइट पे 0। क्लियर है? नॉट इनफिनाइट, इसको भी मैं बताऊंगा किस पॉइंट पे 0 होगा। तो ये है तुम्हारा एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ कैरियर्स, ये तुमको कैलकुलेट करना है। ये एरिया यानी ये वॉल्यूम, नॉट एरिया। ये प्लॉट क्योंकि क्रिस्टल का है तो दिस इज वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को अगर कैलकुलेट कर लोगे तुमको कंसंट्रेशन ऑफ कैरियर्स पता लग जाएगा। ये रिजल्टेंट क्लियर है सब लोगों को? प्लॉट में इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि मैथमेटिकली तो, हाँ मैथमेटिकली तो मैं लिख दूंगा बट प्लॉट ज्यादा जो है जरूरी है समझना। तो देखो इस जो हमारे पास शेप है इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे हम, तो हमको कंसंट्रेशन ऑफ कैरियर्स पता लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रिप एक यूज करेंगे, वही स्ट्रिप कहो या एक स्मॉल डिफरेंशियल जो है, हमने वॉल्यूम ले लिया, ठीक है, dn, एन कंसंट्रेशन है तो ये dn हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको EC से लेके इनफिनाइट तक इंटीग्रेट कर देंगे, EC से इनफिनाइट तक। तो हमारा जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल गिव होल कंसंट्रेशन। इस स्मॉल स्पेस का कंसंट्रेशन dn अगर होगा तो हम क्या करेंगे, dn की वैल्यू होगी कंसंट्रेशन, सॉरी फ्री स्टेट्स, नंबर ऑफ फ्री स्टेट्स, देन probability of states being occupied by electron into differential energy, क्योंकि हमने अगर differential concentration लिया है या differential area लिया है तो उसकी corresponding energy भी DE हो जाएगी। और इसको जैसे ही इंटीग्रेट करूंगा मैं between EC to infinite तो n मिल जाएगा, GC of V F of V DE। ये कितने लोगों को क्लियर है? इस प्लॉट से कंसंट्रेशन की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ बोथ, ठीक है, स्मॉल एरिया लिया इसलिए डी और इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया ओवर EC टू इनफिनाइट। नहीं है क्लियर तो बता दो, जैसे क्लियर नहीं है। ये सबको क्लियर है तो आगे जाएं। यस क्लियर है। क्लियर नहीं होगा तो टाइप करके बता दो क्लियर नहीं है। अब ठीक है, सबको क्लियर है तो किसी को कंफ्यूजन नहीं हुआ यहाँ पे? ये इंटीग्रेशन मैंने अगर लिया होता, अगर तुम लोगों ने स्टार्टिंग वाली क्लास बहुत ध्यान से अगर सुना है तो यहाँ पे एक डाउट होना चाहिए, नॉट क्लियर। हाँ बताओ क्या क्लियर नहीं है? इंटीग्रेशन क्यों किया? ये जो ग्राफ है, नो सर ये जो ग्राफ है ये फंक्शन नहीं होगा सर। फंक्शन नहीं होगा मतलब? ये सर अगर कोई एक्स के परपेंडिकुलर कोई लाइन अगर कर्व को 2 बार काटती है तो वो फंक्शन नहीं होता। एक्स के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन, हाँ यस सर, अगर किसी कर्व को 2 बार काटती है तो वो कर्व फंक्शन नहीं होता। तो कौन सी परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं सर, मतलब अगर कोई लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे और वो कर्व को 2 बार, अच्छा तो हाँ
नहीं तो फंक्शन से यहाँ पे मतलब तुम क्या कहना क्या चाहते हो, तुम्हारा पॉइंट समझ नहीं, प्लॉट समझ में नहीं आया या जो हम ग्राफ नहीं सर, जो ग्राफ हम बनाते हैं वो ज़्यादातर फंक्शन होते हैं, उसके अंदर ही हम जैसे एक्स एक्सिस पर बनाते हैं या फिर वाई एक्सिस पर बनाते हैं, तो जो वाई एक्सिस पर बनता है वो क्लोज कर्व नहीं होता। हाँ, तो ये क्लोज कर मतलब तुम्हारा पॉइंट क्या है, क्लोज कर नहीं है? यस सर, वाई एक्सिस पर कभी क्लोज कर्व नहीं आता। वाई एक्सिस पे कभी क्लोज कर नहीं आता। पहली चीज देखो, पहली चीज मैंने वेरिएबल चेंज किए हैं, ठीक है, तो तुम इसको स्ट्रेट एक्स वाई वाली जो एनालॉजी है वहां से आई डोंट नो, मेरे को जो पॉइंट बता रहा है वो कि वर्टिकली अगर कोई प्लॉट क्लोज नहीं होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ बोल रहा है ना? यस सर, यही पॉइंट है। तो पहली चीज कि मैंने इसको सिंपल बनाने के लिए स्टार्टिंग से मैंने तुमको बताया था कि एफ ऑफ ई में एक्चुअली हमने वेरिएशन ही दूसरा लिया हुआ है, ई इज वेरिएबल एंड एफ ई इज अ फंक्शन, तो उसको मैंने ऑपोजिट प्लॉट किया हुआ है, ई को हॉरिजॉन्टल ना लेके वर्टिकल लिया था। तो अब तुम्हारा लॉजिक इसको जो है रिवर्स करके लगाओ, अभी भी लग रहा है क्या? मतलब प्लॉट एक्चुअली ऐसा, हाँ ठीक है, हो गया। ठीक है। अब उस पॉइंट पे तो नहीं होगा ना जो तुम बोल रहे क्वेश्चन। तो हमने वेरिएबल देखो, ये मैग्नीट्यूड जो है तुम्हारा ये है, मैग्नीट्यूड इज एन और वेरिएबल इज दिस, यहाँ हम वेरी कर रहे हैं एनर्जी को, तो हमने प्लॉट ही ऑपोजिट लिया है। एक्स वाई का फंडा अगर तुम मतलब ऐसे लगा रहे हो तो ये प्लॉट को पहले ट्विस्ट करना होगा, ट्विस्ट का मतलब कि पहले इसको फ्लिप करना होगा या एक्सेस चेंज करने होंगे, देन ओनली वो लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करो। इसके अलावा बताओ यहाँ पे और कोई किसी को डाउट नहीं क्रिएट हुआ क्या? कोई भी डाउट? यहाँ पे डाउट होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए था। एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं? एनर्जी लेवल नेचर क्या होता है एनर्जी लेवल का? डिस्क्रीट होता है। गुड, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होना चाहिए था, समेशन। जहाँ डिस्क्रीट होगा वहाँ सम करते हो, समेशन, और जहाँ पे कंटिन्यूस होता है वहाँ इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने तुमको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि इवन एक जो तुम्हारे एनर्जी लेवल है वो डिस्क्रीट हैं, बट उनकी डेंसिटी मतलब इतने ज्यादा पॉपुलेटेड है वो, जब हम n नंबर ऑफ एटम डोप करते हैं, n नंबर ऑफ एटम लेते हैं, ठीक है, सिलिकॉन का n नंबर ऑफ एटम्स जो तुम्हारा एटॉमिक कंसंट्रेशन है, तो हर एक के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी लेवल होगा, हर एक एटम का एनर्जी लेवल होगा, जो हमने स्प्लिट करके दिखाया था तुम लोगों को 1s2 2s2 2p, जो 3s वाले ऑर्बिटल के थे और 3p जो वो स्प्लिटिंग हो रही थी, मतलब 3p के एक एटम की कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल होगा, ऐसे n नंबर ऑफ एटम, n नंबर डिपेंडिंग अपॉन द सेमीकंडक्टर। अगर तुमने सिलिकॉन लिया है तो 5 × 10⁻22 और वो भी एटम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जर्मेनियम लिया तो 4.4 × 10⁻22 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब पूरे क्रिस्टल में बहुत सारे तुम्हारे पास एटम है, तो सबका एनर्जी लेवल जो होगा कंडक्शन बैंड का वो क्लोजली लाया करेगा, बहुत क्लोजली, इतने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होगा कि दैट डिस्क्रीट लेवल विल अपीयर एज कंटिन्यूअस। और फिर हम क्योंकि एज अ कंटिन्यूअस अपीयर हो रहा है तो वी कैन अप्लाई इंटीग्रेशन डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ समेशन। तो हमने यहाँ पे इसलिए इंटीग्रेशन अप्लाई किया, इवन इफ एनर्जी लेवल डिस्क्रीट है, हमने यहाँ इंटीग्रेशन अप्लाई किया है, बट होना चाहिए था समेशन, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है जो तुम लोगों को यहाँ पे पूछना चाहिए था कि यहाँ पे इंटीग्रेशन की जगह समेशन होना चाहिए। स्टिल ठीक है, नेचर जो भी हो, क्योंकि ये अपीयर जो है हमको कंटिन्यूस जैसे हो रहा है तो हमने यहाँ इंटीग्रेट किया हुआ है। अब यहाँ से जो है मैथमेटिकली डेरिवेशन स्टार्ट होगा। अब ये पूरा सॉल्व हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है, एक दो कंसिडरेशन है, मतलब पूरा मैथमेटिक्स है। अब यहाँ तक मुझे ये बताओ पूरा टॉपिक क्लियर है क्या कि हम कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना चाह रहे थे। कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हमने एनालॉजी यूज की कि प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए, स्टेट्स पता होने चाहिए, फिर हमने प्रोबेबिलिटी फंक्शन इंट्रोड्यूस किया, फिर हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट का फंक्शन इंट्रोड्यूस किया, दोनों के प्लॉट ड्रॉ किए, दोनों का प्रोडक्ट किया, रिजल्टेंट प्लॉट ड्रॉ किया, दोनों के रिजल्टेंट प्लॉट से हमने एक डिफरेंशियल वॉल्यूम दिया, डिफरेंशियल वॉल्यूम को हमने इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? अब 5 मिनट का एक मैथमेटिक्स होगा और ये टॉपिक एंड। बताओ क्लियर है? यस सर, क्लियर है। बाकी लोग? Yes, sir. बाकी लोग ठीक है। तो अब मैं मैथमेटिक्स यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, इंटीग्रेशन में जो भी यूज करने वाले हैं हम, ठीक है। dn की वैल्यू क्या होगी?
बी एन की वैल्यू होगी। अब डायरेक्टली फंक्शन लिखते हैं। जीसीबी क्या है, √/2 mn स्टार h बार स्क्वायर पावर 3/2 e माइनस EC पावर हाफ इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 प्लस e पावर e माइनस EF ओवर 80। फंक्शन लिखा हुआ डायरेक्टली सारी वैल्यूज जो हमारे पास थी वो लिख दी मैंने, ठीक है। मैं भी थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पे, KT लिखा हुआ है, फंक्शन ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट होगा बताओ, इसी से इनफिनिट √/2 mn स्टार h बार स्क्वायर पावर 3/2 इंटू E माइनस EC पावर हाफ इंटू 1/1 प्लस E पावर E माइनस EF ओवर 80। सब दिखाई दे रहा है ना, क्लियर। और यहाँ पे D E, यहाँ D E होगा, ठीक है। तो कंसीडरेशन देखो, पहली चीज लिमिट की मैं अगर बात करूं, ये तुम्हारा EC है और ये इन्फिनाइट है, ठीक है। दूसरा हमने जो है यहाँ पे टोटल फंक्शन लिखा हुआ है। तो इस इंटीग्रेशन को वैसे सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये इजीली सॉल्व नहीं हो सकता। किस चीज़ के कारण, इस फंक्शन के कारण। ये एक्सपोनेंट है पहली बात, दूसरी बात, पहली बात तो एक्सपोनेंट इंटीग्रेशन में आ गया है, तो वैसे ही है, एक पावर हाफ है, दूसरा एक्सपोनेंट है, तो इजीली ये सॉल्व नहीं होंगे। दूसरा एक्सपोनेंट डिनोमिनेटर में है, तो और भी आसानी से ये सॉल्व नहीं हो सकता। एज कंप्लीट राइट। अभी देखो, अभी दिख रहा है, बाकी लोगों को दिख रहा है क्या पेज कंप्लीटली? यस सर, देख। Yes, sir. हाँ, ठीक है। तो अब देखो, ये क्या कहते हैं, ये फंक्शन जो है, इस फंक्शन की बात करें तो इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए एक अप्रोक्सीमेशन यूज किया जाता है। उस अप्रोक्सीमेशन को बोलते हैं बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन। बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन। बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन होता है कि ये जो डिफरेंस है, देखो E माइनस EF डिवाइड बाई KT है, तो अगर कम से कम E माइनस EF की जो वैल्यू है वो कितनी हो, 3 टाइम्स KT ग्रेटर देन और इक्वल टू, if E minus EF is greater than or equal to 3 KT, तो इस फंक्शन को हम रीराइट कर सकते हैं। कोई बता सकता है क्या लिख सकते हैं इस फंक्शन को, इस पूरे फंक्शन को, इस तुम्हारा जो फर्मी डिराइव डिस्ट्रीब्यूशन है f of E, इसको हम क्या लिख सकते हैं? बताओ, कोई भी बताओ। अरे वहां पे लगा वैल्यू जो है करके देखो ना। अगर E माइनस EF जो उसका बाउंड्री है, व्हाट इज बाउंड्री? बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन की बाउंड्री क्या है? क्या है बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन की बाउंड्री? हाँ, क्या बताओ बताओ, बाकी लोग बताओ। एक तो आंसर दे दिया सही, e⁻3। और पहले बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन e⁻3। देखो क्या होगा कि अगर ये वैल्यू 3 KT है, तो कम से कम ये जो है e⁻3 फॉर्म करेगा। e⁻3 KT 3 KT हो जाएगा ये, और यहाँ पे KT तो e⁻3 से ज्यादा 4, 5, 6 सो ऑन। तो अगर कम से कम डिफरेंस मतलब एनर्जी लेवल जो तुम ले रहे हो और जो फर्मी एनर्जी है, मतलब कि अगर हम बॉटम मोस्ट की भी बात करें, बॉटम मोस्ट एज एनर्जी लेवल का क्या होगा? एनर्जी जहां हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, कोई बता सकता है?
इसी से EC से। तो कम से कम अगर EC माइनस EF इतना हो जाए, ठीक है। E माइनस EF मैंने इसलिए लिखा पहले कि ये बताने के लिए कि ये डिफरेंस, और हमने E को भी स्पेसिफिक कर दिया कि E का जो बॉटम मोस्ट एज है जहां हम कंसंट्रेशन फाइंड करना चाहते हैं दैट इज EC। तो EC माइनस EF अगर कम से कम इतना है तो हम ये implies this implies f of E can be written as E power minus E minus EF over KT। इस सही, ये क्लियर है? बोल के बताओ जल्दी Yes, sir. बाकी लोग। यस सर। और भी जिसको नहीं है तो बताओ। नहीं है समझ, नहीं है समझ में? नहीं सर। ठीक है। और किसको समझ में नहीं आया? देखो 1/1 प्लस E पावर x, ठीक है। अगर E पावर x बहुत हाई वैल्यू है, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, E पावर x बहुत हाई है, तो जैसे E पावर x अगर तुम्हारा आ जा रहा है 10,000 या 1000 मान लो, 10,000 ही मान लो, 10,000 की जगह 1000 हो गया, तो ये 1000 प्लस 1 होगा, तो 1/1000 करो या 1/1001 करो, इन दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा क्या? No, sir. नहीं होगा। E की पावर 3 कितना होता है, देख के निकाल के बताओ कैलकुलेटर में। E की वैल्यू 2.71 और इसकी पावर 3 मतलब 100 समथिंग, जो भी कितना है। E पावर 3 निकाल के बताओ बेटा। E पावर 3, E की वैल्यू 2.71 होती है ना। बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन को मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को कि क्या होगा इसका मतलब। E की वैल्यू होती है 2.71, इसका क्यू करो 25, 26 कितना 20 आ रहा है। हाँ 20। तो देखो 1/20 प्लस 1 और 1/20, अगर तुम E की पावर कम से कम 3 लेते हो तो जो क्या कहते हैं 1 को इग्नोर करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 1/21 या 1/20। इसकी वैल्यू होगी 0.05 इस वाले की, और इसकी वैल्यू निकालो 1/21 की वैल्यू 1/21 जल्दी बताओ। 0.476. 0.0476. 0.047। देखो सेकंड प्लेस में 7 तो 0.05 ही लिख सकते हैं, ऑलमोस्ट वही आ गया। इन दोनों के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। अगर इसकी जगह ई स्क्वायर लोगे तो ई स्क्वायर में ये डिफरेंस और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। परसेंटेज वाइज देखोगे तो इनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, या ई की पावर और बढ़ाते जाओगे, ई की पावर 4 लोगे तो ये डिफरेंस और भी कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो हमारा जो अप्रोक्सीमेशन है वो ये बोलता है कि अगर तुम्हारे EC और EF के बीच में कम से कम 3 टाइम्स KT का डिफरेंस है, तो जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में ईदर इफ यू आर एडिंग 1, यानी कि तुम 1 को ऐड करो या ना भी करो तो कोई चेंज नहीं होगा इंटीग्रेशन में एज सच, या इसके फंक्शन के वैल्यू में। अगर ये वैल्यू सफिशिएंटली हाई है, ये वैल्यू सफिशिएंटली हाई है तो दिस 1 कैन बी इग्नोर्ड, और जैसे ही 1 को इग्नोर करोगे, 1 को हटा दो तो E पावर ये डिनोमिनेटर में बनेगा 1/E को लिख सकता हूँ सीधे E पावर माइनस। क्लियर है? Yes, sir. बाकी लोग डाउट जिनको था, बाकी लोग बताओ। यस सर क्लियर। ठीक है, तो ये लिख लिया। अब इंटीग्रेशन हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आसान हो गया पहले से। n की वैल्यू हो जाएगी EC इनफाइनाइट। अब देखो इस वैल्यू को मैं एक कांस्टेंट लिख रहा हूँ क्योंकि बार बार सॉरी ये पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, ये बार बार रीराइट करने की जगह इसको मैं एक कांस्टेंट ले रहा हूँ C, ठीक है। C को मैंने बाहर लिख दिया यहाँ, C अंदर बचा E माइनस EC पावर हाफ, क्योंकि ये वेरिएबल है इसलिए इसको कांस्टेंट बाहर मतलब जो है नहीं लिखा जा सकता। दूसरी वैल्यू जो उसकी रिजल्टेंट वैल्यू है, या जो हमने बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन लगाया है, तो वी कैन रिप्लेस प्रोबेबिलिटी फंक्शन विथ E पावर माइनस ऑफ E माइनस EF ओवर KT टाइम्स D, ठीक है।
ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हम एक कंसिडरेशन कर रहे हैं। क्या कंसिडरेशन? देखो ई माइनस सी सी यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी थोड़ा सा फंक्शन तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा आसान फंक्शन बनाने के लिए एक कंसिडरेशन ले रहा हूँ। लेट और तुमसे पूछूंगा मैं, क्या बताओ ये रिप्लेसमेंट क्या होगा। मैं सिर्फ फंक्शन तुमको बता रहा हूँ कि क्या रिप्लेस करना है। लेट ई माइनस ई सी ओवर के टी इक्वल टू एक्स। मैंने ये कंसिडरेशन लिया है कि ई माइनस ई सी ओवर के टी ये एक्स है। ये अगर एक्स है तो तुमको स्क्वायर रूट 2 बाहर सब कांस्टेंट में आ गए। स्क्वायर रूट 2 और एम एन स्टार अपॉन एच का इसका ये पूरा कांस्टेंट सी लिख दिया, ये सी। ठीक है, ई माइनस ई सी ओवर के टी इक्वल टू एक्स लिया है तो तुमको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है, यहाँ वेरिएबल चेंज करना है, डी चेंज करना है और नया जो भी वैल्यू होगी, कांस्टेंट तो वैसे ही रहेगा, कांस्टेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस वेरिएबल। तो कांस्टेंट को बाहर रख के ये बाकी वैल्यू मुझे जो भी चेंज होगी ये इंटीग्रेशन जल्दी से बताओ। अब इसमें गलती मत करना। 11th 12th मैं पूछूंगा, हाँ लिखो मत, लिख नहीं पाओगे, बहुत दिक्कत होगी लिखने में। ठीक है, मैं लिमिट भी पूछूंगा, बाकी चीजें 11th 12th फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन तुम लोग ने पढ़ा हुआ है। जल्दी से जरा रिप्लेसमेंट करो, वेरिएबल का रिप्लेसमेंट करो, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करो तो बताओ। आते लोग तो क्वेश्चन पूछने की जैसे ही बारी आती है तो लीव कर दे रहे हैं। मैं पूछूंगा तुम लोगों से, जिससे भी वो आंसर बताएगा। निकला किसी का आंसर? किसी ने रिप्लेसमेंट किया तो खुद से बताओ, किसी ने किया हो तो म्यूट से हटा के बताओ। वर्षा मिश्रा हुआ बेटा? कर रहा है हुआ? हाँ बोलो सपना। बताओ हो गया? हाँ बताओ प्रभांशु। सर डी इक्वल टू के टी डी एक्स आ जाएगा, लिमिट सर 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी। पूरा बताओ, पूरा फंक्शन बताओ, पूरा इंटीग्रेशन बोल के बताओ मुझे। सर ये डी की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे सर, तो मैंने डी बताओ, तुम मुझे पूरा इंटीग्रेशन जो तुमने लिखा हुआ है, फाइनल इंटीग्रेशन जो है वो बताओ क्या है। ऐसे तो फिर मतलब वो तो हाँ पूरा लिख के बताओ। यस सर बता रहा हूँ। और बाकी कोई? स्वास्तिका म्यूट से हटा के बताओ। स्वाति कनेक्टेड है या बाकी लोग डिस्कनेक्टेड हो गए? बताओ स्वाति। ठीक है, स्वास्तिका म्यूट से हटा के बताओ। वॉइस क्लियर नहीं है बेटा आपकी। मेरी वॉइस क्लियर है बाकी लोगों को? प्रिंस यस सर कर रहे हैं। इतना बड़ा थोड़ी है यार, मैथ्स में मतलब इतना टाइम लगाओगे फिर तो हो गया। एक मिनट, क्या भेजा तुमने? ठीक है तुम्हारा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तुम लोग बताओ बाकी लोग सही आया है कि नहीं आया। सर जी लिमिट होगी इसी से इन्फिनिटी, हेलो, हाँ, 0 से हाँ। इन्फिनिटी
kt की पावर 1/2 इसी से इन्फिनिटी, जीरो इसी से इन्फिनिटी, जीरो से जीरो टू इन्फिनिटी। हाँ x kt की पावर माइनस 1/2 x kt की पावर 1/2। हाँ, ये आ रहा है देखो। सर dx सर एक सेकंड, x kt से साथ में रहेगा। क्या? हाँ तो अलग अलग कर दिया ना, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। x की पावर हाफ, kt की पावर, kt कांस्टेंट है, kt इज अ कांस्टेंट। तो ये वाला कांस्टेंट और ये वाला कांस्टेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट c1 कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 टू इन्फिनाइट e पावर माइनस x पावर हाफ dx। कितना आ रहा है देखो सब लोगों का? यस सर। सब लोग बताओ यस कितना आ रहा है? सर। ठीक है, नया कांस्टेंट बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन सिंपल हो गया। अभी कुछ दिख रहा है, कुछ आसान सा, अभी भी डिफिकल्ट है। अभी फंक्शन 1 फंक्शन 2 लगाओगे क्या इसमें इंटीग्रेशन में? हो जाएगा ये चेन रूल? किससे सॉल्व होगा ये इंटीग्रेशन? कोई कर सकता है? प्रोडक्ट रूल से करो जरा, प्रोडक्ट रूल से करके दिखाओ। और कोई मैथमेटिक्स एक्सपर्ट? हाईलाइट रूल से होगा सर। हाईलाइट रूल से हो जाएगा। I1 कौन सा होगा, 1 और 2? बाकी लोग बताओ, हाईलाइट लगेगा यहाँ? हाँ, सर x की पावर 1/2 फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, e की पावर माइनस x सेकंड फंक्शन। तो इनमें से कौन सा फंक्शन है जो डिक्रीज करेगा, जिसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? अच्छा, तुम लोग रूल बता रहे हो, उसमें ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो डिफरेंशिएट करने में डिक्रीज हो जाए। इनमें से कोई भी डिफरेंशिएट करने में डिक्रीज होगा, टर्मिनेट होगा? नेवर टर्मिनेटिंग सीक्वेंस है ये। e पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन हमेशा e पावर माइनस x मिलेगा। x पावर हाफ का पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो पावर नेगेटिव दे देगा, अगली बार ये हमेशा इंक्रीज करेगा नेगेटिव साइड में। सर अंडर रूट x को सब्स्टिट्यूट करेंगे। किससे? नया वेरिएबल। यस सर, t से। हाँ, छोड़ो अभी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। एक हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, गैमा फंक्शन। हाँ, अभी सही आंसर है, गैमा फंक्शन से ये सॉल्व होगा। गैमा फंक्शन क्या होता है? इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर n माइनस 1 dn और d लैम्डा, ठीक है। e पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर n माइनस 1 इंटू d लैम्डा विद इन लिमिट 0 टू इनफाइनाइट, देन उसकी वैल्यू होती है गामा n। तो यहाँ पे गामा n बनाने के लिए ये वैसे लिखा हुआ देखो, 0 से इनफाइनाइट e पावर माइनस x पावर n माइनस 1 होना चाहिए यहाँ, n माइनस 1। वॉइस इज नॉट क्लियर। बाकी लोगों को क्लियर नहीं? बाकी लोगों को क्लियर है वॉइस? क्लियर है सर। हाँ बेटा, नेटवर्क से होगा यस आपका। सर, आप क्लियर है क्या? हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये फंक्शन Yes, जो sir. है, दिस फंक्शन कैन बी सॉल्व यूजिंग गामा फंक्शन, सॉरी दिस इंटीग्रल कैन बी सॉल्व यूजिंग गामा फंक्शन। और गामा फंक्शन से हम कंपेयर करते हैं डायरेक्टली, तो c1 को तो बाहर ही रखो, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e पावर माइनस x पावर, इसको n माइनस 1 के फॉर्म में लिख के बताओ, n माइनस 1 dx। तो n की वैल्यू क्या होगी when we are writing this function in the form gamma function? तो n की वैल्यू 1 n माइनस 1 1 लिखने by पे 1 ही 1 होगी सर। बेटा सुनो, n माइनस 1 शुड बी इक्वल टू सर 3/2। 2 इतना, हाँ इतना बेसिक मैथ्स अगर 3/2 ऐसे बताओगे तो फिर तो 3/2 होगा, सिंपल 3/2। n माइनस 1 को कंपेयर कर दो जो भी लिखा उससे, 3/2। तो n, तो इसका आंसर क्या होगा इस इंटीग्रल का आंसर? अरे एक चीज तो तुम लोगों ने गलत लिखी हुई है, गामा एक चीज 3/2। एक ये पूरा इंटीग्रेशन एक्चुअली थोड़ा सा जो है ये सही लिखा हुआ है, एक चीज तुमने इग्नोर कर दी है। हाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया तुम लोग को इंटीग्रेशन में। यहाँ पे बताता हूँ मैं, ठीक है। पहले इसको निकाल देता हूँ, फिर बताता हूँ। कुछ ज्यादा बड़ा वो नहीं। गामा 3/2। गामा 3/2, तो c1 इंटू गामा 3/2, गामा 3/2। अब देखो कहाँ गड़बड़ किया तुम लोगों ने, e माइनस ई सी ओवर के टी को x माना है, ये e माइनस ई एफ था, इसको डायरेक्टली तुम लोगों ने जो है x से रिप्लेस कर दिया। ये e माइनस ई एफ है, ई सी नहीं है।
ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे तुमको लिख के बता रहा हूँ क्या क्या एक्स्ट्रा चीज आएगी। वो ई पावर माइनस लिखा हुआ है ई माइनस ई एफ ओवर के टी, इसको इसी फॉर्म में बनाने के लिए ई पावर ई माइनस हमने ई सी लिया तो ई सी ऐड भी कर देते हैं और सब्सट्रैक्ट भी कर देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको। सही लिखा हुआ देखो, ई माइनस ई एफ है क्योंकि हमने ई माइनस ई सी को कंसिडर किया है कांस्टेंट, तो ई माइनस ई सी प्लस ई सी, दोनों चीजें लिखी हुई, रिजल्टेंट सेम है। यस बोलो। सर। तो इसको दो फॉर्म में लिख सकते हो, ई माइनस ई सी ओवर के टी इंटू ई पावर माइनस ऑफ ई सी माइनस ई एफ ओवर के टी। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट में ऐड हो जाएंगे, एक ये वाले फॉर्म को अलग कर दिया और दूसरा ये वाला अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल होगा, अब ये कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे ई नहीं है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ई। क्लियर है ये रिप्लेसमेंट क्लियर है। ये देखो ये इंटीग्रेशन में जो तुमको लिखा हुआ है दिस इज ई पावर ई माइनस ई एफ ओवर के टी, और हमने कंसीडर किया है ई माइनस ई सी ओवर के टी को एक्स, क्योंकि यहाँ पे ई माइनस ई सी था। तो मैंने इस फंक्शन को आसान बनाने के लिए यहाँ पे इस फंक्शन को आसान बनाने के लिए इसी को ऐड भी किया और सब्सट्रैक्ट भी किया। तो सब्सट्रैक्ट वाले से हम डायरेक्टली जो है रिप्लेसमेंट करेंगे, और दूसरा जो एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ वो फैक्टर मैंने एक्सपोनेंट को ही अलग कर दिया। ये क्लियर है सबको? यस सर। तो इसको हम लिख सकते हैं ई पावर माइनस यस एक्स सर। इंटू ई पावर माइनस ई सी माइनस यहाँ तक। अभी ठीक है ना? जो छूटा हुआ था उसको मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब गामा 3/2 की वैल्यू क्या होगी? गामा n प्लस 1 क्या होता है? गामा n प्लस 1 3/2 को लिख सकते हैं n गामा n। 3/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1 लिख सकते हैं। हाँ 1/2 गामा तो ये हो जाएगा 1/2 C1 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2 इंटू ई पावर माइनस ई सी गामा माइनस 1/2 ई एफ, की वैल्यू रूट पाई। और हाँ गामा 1/2 की वैल्यू, अब यहाँ पूरा मैथमेटिक्स है, रूट पाई, ये रूट पाई डिवाइड बाई 2 C1 इंटू ई पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ ओवर के टी। अब हम C1 को रिप्लेस करते हैं, C1 की वैल्यू जो भी होगी रूट ओवर पाई बाई 2। ठीक है, C1 की वैल्यू क्या है? C1 की वैल्यू है C टाइम्स के टी, तो पहले के टी पावर हाफ और C की वैल्यू क्या है? C की वैल्यू है रूट ओवर 2 एम एन स्टार एच बार स्क्वायर 3/2। ठीक है, ये टोटल वैल्यू होगी तुम्हारी जो रिप्लेस कर दिया, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ई पावर माइनस ऑफ ई सी माइनस ई एफ ओवर के टी। पूरा ये देखोगे ना, ये पूरा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पता है, टेम्परेचर जो भी गिवन होगा, ठीक है, और इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता होगा, एच बार एच प्लैंक कांस्टेंट पता है, तो सारा का सारा ये पता हुआ है डेटा। दिस ऑल दीज वैल्यूज आर नोन, यानी कांस्टेंट है। तो इन सारे कांस्टेंट को हम लिखते हैं, इन सारे हम कांस्टेंट को लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन सारे हम कांस्टेंट को लिखते हैं। सर एक मिनट लिख लीजिए। अच्छा ठीक है, लिख लो। लिख लोगे तो बताना। सर लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेने दीजिएगा। हाँ तुम बता देना मेरे को, बस मैं जो भी पेजेस हैं वो यहाँ पे यस सर, मैं प्लेस कर दूँ। ओके सर। हाँ हुआ। कोई तुम लोग ये बताओ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो तुम लोगों के मोबाइल में है, कोई ऑन मतलब ये रिकॉर्ड कर रहा है लेक्चर की नहीं? मतलब सारे लेक्चर्स किसी के पास है रिकॉर्डेड?
सर मेरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में वॉइस नहीं आती इसलिए हाँ वॉइस इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, वॉइस एक्चुअली नहीं आती ना मोबाइल में ईयरफोन के साथ। ठीक है हुआ, लिख दिया आपने? डन सर। डन। ओके तो इस वेरिएबल को हम लिखते हैं, इन सारे कांस्टेंट को हम लिखते हैं एन सी इंटू ई पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ ओवर के टी। तो ये एक्चुअली उसी फॉर्म में मिलता है फाइनल आंसर भी जैसा हमने स्टार्ट किया था। एन इज प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, फर्स्ट वन इज डेंसिटी ऑफ स्टेट यानी नंबर ऑफ फ्री स्टेट्स कंडक्शन बैंड में, ये डायरेक्टली बता रहा है कंडक्शन बैंड की नंबर ऑफ फ्री स्टेट, और अब ये कैलकुलेट किए जा सकते हैं क्योंकि सारे कांस्टेंट की वैल्यू हमको पता है, टेम्परेचर पता होना चाहिए। तो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर जो फ्री स्टेट्स हैं वो चेंज होते हैं। ठीक है दूसरा, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, ये ईसी ई को ईसी से रिप्लेस कर दिया है तो ये प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली देगा इस चीज की, इलेक्ट्रॉन के मिलने की, कहाँ कंडक्शन बैंड में। ठीक है एटी, ये है तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। अब चेक करना, शायद मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, काफी दिनों से ये देखा नहीं है, पर एनसी की वैल्यू शायद होती है, चेक करके बताना मेरे को। ठीक है अगली वाली क्लास में पूछूंगा। एनसी की वैल्यू होती है 4.82 इंटू 10 पावर 15 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। चेक करके बताना मुझे। ये होती है रूम टेम्परेचर में, मतलब 300 केल्विन में। 300 केल्विन में सर एनसी सिंपली कांस्टेंट है कि उसका कोई नेम भी है? एनसी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ फ्री स्टेट्स कितने हैं। ठीक है और एक मिनट, एटम्स पर मीटर, ये होती है पर मीटर क्यूब, 10 पावर 6 और मल्टीप्लाई होगा 21 हो जाएगा। ये मीटर क्यूब में है, सेंटीमीटर क्यूब में 10 पावर 6 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। ठीक है टू द पावर 20। नहीं सही सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में कम कंसंट्रेशन, मीटर में ज़्यादा होगा, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 21 हो जाएगा। ये चेक करके बताना कि डेटा जो है ये सही लिखा है कि नहीं। ठीक है अगली क्लास में तो मैंने तुमको इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बता दिया कंडक्शन बैंड में, एन की वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इसके न्यूमेरिकल बहुत सारे पूछे गए हैं, ध्यान रखना, बहुत बार यूज होगा ये आगे तुम लोगों को, अगर तुम टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। पहला जो क्या कहते हैं टॉपिक है जिससे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं टेक्निकली, न्यूमेरिकल बोलो में, स्ट्रॉन्ग न्यूमेरिकल जाते हैं। ठीक है सीधे सीधे तुमको जो है लिखा होगा कि the separation between conduction band and Fermi energy level is given by 5 electron volt, 4 electron volt, ये जो भी है, find the carrier concentration at room temperature और या at temperature जो भी given है, तुमको सीधे सीधे ये वैल्यू, ये फॉर्मूला यूज करना है, आंसर निकालना है। डेरिवेशन मैंने तुम लोगों को समझा दिया है, डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा सा देखना होगा बार बार, फिर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अभी बताओ कौन कौन से पेज मेरे को दिखा, मैं तुमको यहाँ पे प्लेस करूँ जो तुमको जो है चाहिए। पहला तो ये फाइनल सर वैल्यू ये है डेरिवेशन का पूरा स्टार्टिंग से, है ना? यस सर स्टार्टिंग से हाँ ये पहला पेज है। ये पहला पेज है। यस सर हो गया। ठीक है हाँ पूरा नहीं हो रहा है, मैं दिखा रहा हूँ। और ये इसका नीचे वाला पोर्शन है। यस सर ठीक है अब इसका बैक साइड, यहाँ पे करेक्शन जो है वो ध्यान रखना है। यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन जो होगा ई पावर माइनस, यहाँ पे ई पावर में लिख दे रहा हूँ माइनस ऑफ ई सी माइनस ई एफ ओवर 80। ठीक है हुआ। यस सर ये बॉटम पोर्शन, यस सर और ये है फाइनल वैल्यू, ये चेक कर लेना। ओके सर। हाँ अब सुनो, अब तुम लोगों का असाइनमेंट सुनो ध्यान से। तो पहला असाइनमेंट है
अगली क्लास में तुम लोगों को लिख के हाथ से, जैसे मैंने ये डेरिवेशन किया है, इसी और मैं एक चीज बता दूं कि तुम कहीं बुक से कॉपी करके लेके आओगे या नोट से, जो मैंने कराया है वो तरीके से ही करना है। जैसे मैंने प्लॉट बनाए हैं वैसे ही वहाँ पे भी प्लॉट बनाने हैं। तुम थोड़ा सा भी अपने मन से मतलब जो है ना करके, और अगर कहीं और से डाउनलोड करके पढ़ के और वो बनाओगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने जो अप्रोच लगाई थी बिल्कुल अलग है। तो इसी तरीके से तुम लोगों को नंबर ऑफ होल्स कैलकुलेट करने हैं। कहाँ? हाँ, दूसरा क्या है? बैलेंस बैंड में। अब ये बताओ, यस सर। वॉइस इज नॉट क्लियर। अभी देखते हैं बेटा, तुम्हारी मेरे को लगा तुम्हारा नेटवर्क इशूज है। मेरा सर वॉइस क्लियर नहीं है। नहीं आ रही है क्या वॉइस क्लियर बाकी लोगों को? सर मेरे को क्लियर आ रही। एक मिनट ना, मैं डेटा ऑफ करता हूँ। अभी क्लियर है? बेटर है सर। बेटर है। हाँ, तो असाइनमेंट है तुम लोगों का। असाइनमेंट है कि मैंने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किए हैं कंडक्शन बैंड में। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ होल्स इन बैलेंस बैंड। सेम अप्रोच लगाना, कोई भी नोट से या कोई भी रेफरेंस से कॉपी करके मत लेके आना। मैं हैंड रिटन तुमको असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये हाथ से लिख के और क्लासरूम में पोस्ट करना है। क्लासरूम में तुम्हारा जो असाइनमेंट होता है ना, वहाँ पे सबमिट करना है। ऐसे रैंडमली कुछ भी पोस्ट मत करना, वहाँ पे जाकर देखना कैसे असाइनमेंट सबमिट करना है। असाइनमेंट सबमिट करना तुम मेरे को वहाँ असाइनमेंट में क्रिएट भी कर दूंगा ज़्यादा हुआ तो, ठीक है। तुमको नंबर ऑफ पोस्ट कैलकुलेट यस करना सर। है। हाँ, असाइनमेंट आप देंगे तभी पोस्ट हो पाएगा। हाँ, मैं क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, नंबर ऑफ पोल्स Okay. कैलकुलेट करने के लिए, पी कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चाहिए? सर क्या फिर से बोले आप? नंबर ऑफ पोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? अश्लेषा द्विवेदी, तुम बार बार ज्वाइन भी हो रही हो, फिर तुम लीक कर दे रहे हो क्लास में। बेटा ये क्या चल रहा है? अश्लेषा क्लियर है? आवाज आ रही है तुमको? ईवी चाहिए। एक मिनट रुको। ठीक है, ठीक है। मतलब प्रॉपरली ज्वाइन करो, फिर बीच में स्किप करोगे तो दिक्कत होगी। पी जो है नंबर ऑफ पोल्स के लिए दो चीजें चाहिए फिर से, नंबर ऑफ फ्री स्टेट और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ होल। फाइंडिंग ऑफ होल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ होल कहाँ से निकालोगे? थोड़ा सा मैं तुमको लॉजिक बता रहा हूँ ताकि स्टार्ट कर पाओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ होल कहाँ से निकालोगे? सर वही फर्मी डायरेक्ट से। फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी देता है फाइंडिंग की। सर होल की नहीं मिलेगी वहां से। तो कैसे निकाल सकते हैं, कोई बता सकता है? कोई भी? सर 1 माइनस कर देंगे। गुड गुड, 1 माइनस एफ ही करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ होल निकल आएगा। क्यों? अगर एफ ही प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 1 माइनस एफ ही क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग होल। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो कॉम्प्लेक्स है या इन्वर्ट है वो होल होगा। तो 1 माइनस एफ ही प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ होल। तो तुमको ये मिल गया प्रोबेबिलिटी फंक्शन 1 माइनस एफ ही, क्योंकि एफ ही पता है तो कर सकते हो। दूसरा तुमको चाहिए नंबर ऑफ स्टेट्स, तो वो होगा √2 एम एन की जगह एम पी स्टार एच बार स्क्वायर पावर 3/2 इंटू यहाँ हो जाएगा ईवी माइनस ई पावर हाफ। ठीक है, वहाँ ई माइनस ई सी होता है, यहाँ ईवी माइनस। तो मैंने फंक्शन भी लिख दिया तुम लोगों को, ये फ्री स्टेट्स हैं। ठीक है, जी वी ऑफ ई, तो जीसी ऑफ वी लिखा हुआ है, उसको सही कर लेना। जीसी ऑफ ई होता है एक्चुअली ई, यहाँ पे शायद मैंने जीसी ऑफ वी लिख दिया है। जीसी आ गया, ये जीसी ऑफ ई होगा ये विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी। एनर्जी का फंक्शन है ना, तो सही कर लेना। ठीक है, तो जीवी ऑफ ई और जीसी, बैलेंस बैंड के लिए बी और कंडक्शन बैंड के लिए सी, दोनों फंक्शन ई के हैं। जीसी ऑफ ई और जीवी ऑफ ई, तो ये भी वैल्यू मैंने लिख दी जीवी ऑफ ई। और प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी तुमको बता दिया। तुमको इन दोनों को सेम तरीके से दोनों का प्लॉट बनाना है। पहले इसका प्लॉट, फिर इसका प्लॉट, दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों का प्लॉट, फिर इंटीग्रेट करना है जैसे मैंने किया है। क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है, एंड करते हैं क्लास।
अभी नेक्स्ट क्लास तो मैं बता दूंगा तुम लोगों को फेस्टिवल के बाद या बीच में अगर लेना रहा, अगर फ्री रहे तुम लोग तो। ठीक है, डाउट होंगे तो मुझे पोस्ट करो ग्रुप में या पर्सनली, क्योंकि डाउट नहीं आ रहा है इसका मतलब पढ़ नहीं रहे। ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग। ओके सर, थैंक यू। ओके।